हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में उसकी प्रवृत्ति के बारे में, उसकी संरचना के बारे में हमने चर्चा कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था के आधारभूत तथ्य क्या क्या हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग होता है और किस प्रकार के तथ्यों को शामिल किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक बृहद आर्थिक संरचना के आधार पर, एक बृहद भौगोलिक संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ की प्रवृत्ति कृषि पर आधारित ज़्यादा रही है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 43% एरिया ऐसे हैं जो कृषि पर आधारित हैं, कृषि के लिए उपयुक्त हैं। आज़ादी के पहले यानी कि ब्रिटिश भारत में जो हमारी अर्थव्यवस्था रही है वो कृषि पर आधारित रही है, क्योंकि कुटीर उद्योग का पतन हो चुका था। कुटीर उद्योग का पतन हो चुका था। व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज को कच्चा माल चाहिए था। औद्योगिकरण हुआ था इंग्लैंड में और भारी उद्योग हमारे यहाँ विकसित किए नहीं गए, भारी उद्योग विकसित नहीं किए गए। तो कुल मिलाकर के कृषि पर ही आधारित था। जो कुटीर उद्योग के श्रमिक थे वो भी कृषि पर आधारित हो गए। कृषि के रूप में ही 3 प्रकार के राजस्व व्यवस्था किया गया था। एक स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, और एक महालवाड़ी। व्यवस्था। ये जो कृषि से संबंधित स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमरारी, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इस पर आधुनिक भारत के इतिहास में हम ब्रिटिश भारत के अर्थव्यवस्था में राजस्व पद्धति में हमने बेहतर तरीके से पढ़ाया है, और आप आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में जा कर के इन क्लासों को देख सकते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो इस पर आधारित थी भारतीय आधारभूत तथ्य। जो है अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है जानने का कि हम किस चीज़ को किस तरह से खर्चा करते हैं या किस तरह से हम कमाई करते हैं। एक साधारण शब्दों में देखा जाए तो लेन और देन, यही अर्थव्यवस्था है। परंतु इतने में ही देखा जाए तो पूरी इकोनॉमी जो है, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, एक सर्किल के रूप में विकसित हो जाती है कि एक छोटा उससे बड़ा। ये इस तरह का जो डायग्राम है, ये डायग्राम ही दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में क्या मुझे शामिल करना है, क्या नहीं। हम छोटे से भाग का अध्ययन करेंगे, फिर उससे बड़े भाग का अध्ययन करेंगे और फिर पूरे भारत का अध्ययन करेंगे। तो इसे किस नाम से जानेंगे? तो एक शब्द है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को अगर देखा जाए तो हम 2 मानक पर मानते हैं। एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। ये थोड़ा कठिन लग रहे हैं तो इस तरह की ध्यान रखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये 2 तथ्य हैं।
यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये सीधे शब्दों में ही निहित है। बेष्टी कठिन शब्द लग रहा है, लेकिन आपको याद बेष्टी रखना है। हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा कठिन इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनके शब्द जो है एक जैसे लगते हैं, कठिन जैसे लगते हैं। जैसे अंग्रेजी कितना आसान है, हिंदी में फूफा अलग हैं, मामा अलग हैं, चाचा अलग हैं। अंग्रेजी में अंकल, एक शब्द बोल दिए सब सत्य। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे शब्दावलियाँ होंगी जिसे हम बीच बीच में उसके इंग्लिश बताते रहेंगे, परंतु आप लोग बेहतर से नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों में अंतर क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो अपने आप में एक छोटे शब्द को संकेतित करता है, मतलब एक हम बना दें पूरा, ये एक बन गया डायग्राम। अब इसका एक छोटा सा पार्ट इसे कर दीजिए तो ये हो गया माइक्रो, और ये पूरे भाग को कर दीजिए तो होगा मैक्रो। यानी यदि हम अर्थव्यवस्था के एक छोटे से भाग का अध्ययन करें, एक यूनिट मात्र का अध्ययन करें, तो उसे कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यदि हम पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें जिसमें सारे एस्पेक्ट शामिल हों, सारे क्षेत्र शामिल हों, तो उसे कहेंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी का अंतर है कि यदि हम, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक चलता है वस्त्र उद्योग, एक चलता है रेस्टोरेंट उद्योग, एक चलता है कृषि उद्योग, एक चलता है गाड़ी बनाने का या मछली पालन का। मतलब आप किसी भी प्रकार के उद्योगों का अलग अलग डायमेंशंस को डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। उनमें से किसी एक बिंदु को उठा लीजिए। जैसे 5 प्रकार के, 10 प्रकार के, 100 प्रकार के यूनिट हम बनाते हैं, उनमें से एक यूनिट मान लीजिए हम केवल कृषि को उठाएं, तो कृषि के यानी एक यूनिट का हम कृषि का केवल अध्ययन करेंगे, उसे कहा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। वहीं कृषि का भी, वस्त्र उद्योग का भी, गाड़ी उद्योग का भी, शराब उद्योग का भी, मतलब सभी का अध्ययन करेंगे तो वो होगा समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया आपको। पहला आपका है माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अब यहाँ पे आपको मैं परिभाषा के साथ में बता देता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा लिख लीजिए। किसी एक इकाई मात्र का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। वहीं सभी इकाइयों का अध्ययन एक साथ करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब इन दोनों के परिभाषा को आपने समझ लिया कि हमें व्यष्टि अर्थव्यवस्था में क्या देखना है और समष्टि में क्या देखना है। और व्यष्टि में एक इकाई मात्र शब्द का प्रयोग ध्यान रखिएगा। ये इकाई क्या क्या हो सकता है? ये इकाई, आप पापड़ बनाते हैं,
आप गाड़ी बनाते हैं, आप जहाज़ बनाते हैं या ऊन बनाते हैं, तो उसमें से एक यूनिट पापड़ का अध्ययन किया जाएगा केवल, तो बेइज्जती हुआ। और आपके सभी का, जहाज़ का, पापड़ का, आलू का, सबका अगर अध्ययन किया जाएगा तो वह समष्टि। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का क्या मतलब है। साथियों, एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री में जो बेसिक अंतर होता है, वो अंतर होता है कि हम आर्थिक विकास बेहतर किए हैं कि आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ अंतर है। समृद्धि और विकास में क्या अंतर है? लोग दोनों चीज़ें एक समझ बैठते हैं। समझ में आता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास भी हो है, उसी को ये कहते हैं। यहीं पर एक विकसित देश, एक विकासशील देश में अंतर हो जाता है। आर्थिक समृद्धि एक विकासशील देश का परिचायक हो सकता है, लेकिन जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक आप सही मायने में विकसित या समृद्धि को नहीं दर्शा पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना आर्थिक समृद्धि के तो आर्थिक विकास संभव ही नहीं है। लेकिन केवल आर्थिक समृद्धि हो और आर्थिक विकास पे ध्यान ही न दिया जाए तो भी उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे गैपिंग बढ़ती चली जाएगी। तो इसके लिए एक शब्द बोला गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात कही गई। हम आत्मनिर्भर हों, हमारे पास खाद्यान्न की पर्याप्त व्यवस्था हो, हमारे पास पैसा हो, ठीक है, लेकिन किसके पास हो? क्या केवल कुछ तबके के पास हो? क्या केवल कुछ प्रतिशत लोगों के पास हो? जैसे कि आर्थिक असमानता जब बढ़ता है तो आर्थिक असमानता इसीलिए बढ़ता है आर्थिक समृद्धि के आधार पर। और आर्थिक असमानताएं बढ़ने का मतलब सीधा यह है कि अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। ऐसा क्यों है? तो संसाधन का अभाव, संसाधन का सही मायने में वितरण बेहतर तरीके से ना किया जाना। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था इन समस्याओं से गुजर रही है। भाई, आर्थिक समृद्धि अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे आ रहे हैं, विदेशी निवेशक आ रहे हैं, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, तो हम आर्थिक समृद्धि के तरफ हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आज देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब बात आती है कि भारत डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, तब हम आते हैं डेवलपिंग में, यानी विकासशील में आते हैं, विकसित में नहीं आते हैं। जब हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं विश्व की,
और विश्व के कम से कम 25 से 30 ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में आगे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था उनसे बड़ी है, हमारे पास उनसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं आते हैं कि विकास देश में, विकसित देश में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारा आर्थिक समृद्धि तो हो रहा है, लेकिन हमारा आर्थिक विकास ठीक से नहीं हुआ है। नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, जापान और जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, लग्जमबर्ग, ये जितने देश आप देख रहे हैं, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब विकसित देश हैं, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था पिद्दी भर की है। ये तो छोटे छोटे देश हैं, हमारे देश के एक एक जिला के बराबर भी वो देश नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है? उन्होंने आर्थिक विकास प्राप्त कर लिया है, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ में। हम क्या प्राप्त करते हैं? हम कहते हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ आज भी गरीबी का जो निर्धारण है वो क्या बताया गया है? वो बताया गया है, मैं तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट के हिसाब से बताता हूँ। तेंदुलकर समिति कहता है कि जो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी का भोजन करता है, 2400 कैलोरी गांव में या 2100 शहर में अगर करता है, तो इससे ऊपर के सभी लोग अमीर हैं, गरीब कोई नहीं है। यानी कि देखा जाए तो जो व्यक्ति 47 रुपया रोज़ शहर में और 32 रुपया रोज़ गांव में अगर खर्च करता है, तो इससे ऊपर के सभी लोग अमीर हैं। सभी लोग क्या हैं? अमीर हैं। और इसके नीचे के गरीब हैं, उसके बावजूद भी 21.9%, मतलब लगभग 32 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। मतलब वो 47 से 32 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति, इन सब समितियों ने कम से कम आंकने की कोशिश किया, तब भी हमारी जो गरीबी है वो लगभग 30 करोड़ के ऊपर ही आबादी है। अब मान लीजिए जो विश्व है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है 1.9 डॉलर जो डेली खर्च करता है, इसके ऊपर के लोग अमीर, इसके नीचे गरीब। तो मतलब कितना हुआ? 9 अट्ठे 72, 80 धन 72, 8 7 15, 152 रुपया। जो 152 रुपया डेली खर्चा करता है, उसके ऊपर के लोग अमीर हैं, नीचे के सब गरीब हैं। अगर मान लीजिए कि 32 रुपये में हम लगभग 32 करोड़ लोग गरीब हो गए हमारे यहाँ, इतना नहीं कमा पा रहे हैं। अगर इतने पा जाए तो बताइए हमारे यहाँ गरीबी कितनी हो जाएगी? कम से कम 60 करोड़ के आसपास गरीबी होगी। 60 करोड़ कम से कम, और अधिकतम 85 करोड़। मतलब 85 करोड़ से लेकर के 60 करोड़ की जनसंख्या भारत की गरीब हो जाएगी। मतलब सीधा आप कह सकते हैं लगभग 52% जनसंख्या हमारी गरीब हो सकती है, जो प्रतिदिन 152 रुपया भी नहीं कमाती है। और अर्थव्यवस्था हमारी कितनी है? विश्व की 5वीं। मतलब आर्थिक समृद्धि तो हो रही है, लेकिन आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। तो अब इस विकास के क्या मायने हैं? इस विकास के मायने ये हैं, क्या आपके पास मकान है? क्या आपको शिक्षा मिल रहा है? क्या आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर दी गई है? क्या आपको चलने के लिए रोड है? पीने के लिए पानी है? अगर है तो आर्थिक विकास हो रहा है। यदि नहीं है
तो आर्थिक समृद्धि के रूप में आपको अभी और काम करने की जरूरत है। तो आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास नहीं है, लेकिन बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास होगा भी नहीं। भाई जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम सामाजिक व्यय के रूप में कैसे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में इतना अंतर जरूर समझिएगा कि आर्थिक समृद्धि एक बिंदु है, लेकिन उसी का बृहद आकार आर्थिक विकास है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इतना अंतर है कि यदि समानता के रूप में कार्य नहीं किया गया तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो केवल ग्रोथ बन करके रहेगा और एक तबका हमेशा भूखों मरेगा, जो हिंदुस्तान की वर्तमान की स्थिति है। कई शहरों में आप जाइए, कहीं भी आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि झुग्गियां ज़्यादा हैं। इस समय की स्थिति तो ठीक है, पीडीएस के माध्यम से हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज महीने का मिल जाता है, कुछ अलग प्रकार के और सब्सिडियां मिल जाती हैं, तो उनको भूखों मरने की स्थिति खत्म हो गई है। मान लीजिए पीडीएस नहीं चलाया गया होता, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं लाया गया होता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं लाया गया होता, तो कितने लोग ऐसे होते जो एक वक्त का भोजन केवल करते और भोजन आगे भी करने की उनकी क्षमता नहीं होती, यदि वो एक दिन में कम से कम 200-250 रुपया बराबर नहीं कमाते हैं। तो मनरेगा भी अब कुछ राज्यों में 150 दिन का रोजगार देने लगा है, और नहीं तो 100 दिन की रोजगार की बात करता था। अब एक परिवार में एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 250, 200, 300 जो भी अलग अलग राज्यों में निर्धारित अलग अलग मानक है। क्या उससे जीविका चलना आसान है? आज के समय में भारत सरकार ने तो आयुष्मान के रूप में 5 लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा दे रखा है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में आपको सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि के माध्यम से दवाइयाँ भी मिल रही हैं। जो दवाई आपको बाहर मिलती है 100 रुपये की, प्रधानमंत्री जन औषधि के अंतर्गत जाएंगे तो आपको 10 से 12 रुपये में मिल जाएगी। अब इस तरह की व्यवस्था मिल रही है, तो ये किसके संकेतक हैं? ये संकेतक हैं कि आप आर्थिक समृद्धि से आर्थिक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 लाया गया था, उसके तहत 6 बिंदुओं को शामिल किया गया था ग्रामीण के अंतर्गत, जिनमें संचार व्यवस्था, जिसमें जल व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, आवास व्यवस्था, सड़क व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था। ये 6 बिंदुओं को भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत लाया गया था। और एक गांव के लिए, एक ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए, एक आधारभूत संरचना के लिए इन 6 मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। भाई अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आपके लिए फिर व्यवस्था कठिन हो जाएगी। आने जाने के लिए सड़क नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और यदि आपके पास सिंचाई और संचार नहीं है तो मतलब ग्रामीण जीवन बेकार है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत पहले सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, फिर भी लोग रहते थे। लेकिन एक आर्थिक विकास के लिए बेसिक ज़रूरतें होनी चाहिए, जो कि भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत चलाया गया। तो हमारा कहने का तात्पर्य सीधा ये है कि आप ये समझ लीजिए कि आर्थिक समृद्धि अलग है, आर्थिक विकास अलग है, और दोनों की ज़रूरत है एक देश को विकसित होने के लिए और एक आधारभूत संरचना के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको आर्थिक समृद्धि का मतलब समझ में आ गया होगा, आर्थिक विकास का मतलब समझ में आ गया होगा। और आर्थिक विकास के अंतर्गत ही जब तक रोजगारपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, अन्य बेसिक ज़रूरतें और साथ ही साथ असमानता में कमी को ध्यान में रख करके जब कोई कार्य किया जाएगा तो वो आर्थिक विकास कहलाएगा। और ध्यान रहे कि बिना आर्थिक समृद्धि के
आर्थिक विकास संभव नहीं है। जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, आर्थिक समृद्धि नहीं होगी, आर्थिक विकास नहीं हो सकता। अब इसको कैसे समझेंगे? कि आपके पास में थोड़ा सा कच्चा माल, मान लीजिए आप दीपक बनाना चाहते हैं, दीपक बनाना चाहते हैं, तो दीपक बनाने के लिए आपके पास में मिट्टी होना जरूरी है, आपके पास में चकला होना जरूरी है जो इसमें बना के घुमाते हैं। मिट्टी भी है, चकला है, और साथ ही साथ आपके पास कौशल भी होना चाहिए। तो आपके पास मिट्टी भी है, आपके पास चकला भी है, आपके पास कौशल भी है। तो मिट्टी हो गया आपका समृद्धि और चकला हो गया आपका समृद्धि, और ये अलग हो गया। और अगर कौशल भी जुड़ गया और तीनों मिल करके बनाए तो ये हो गया विकास। तो इसीलिए आर्थिक समृद्धि कच्चा, अगर आपका खेल कौशल है और मिट्टी और चकला नहीं है तो आप दीपक, सुंदर दीपक नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि आपके पास कौशल ना हो, मिट्टी भी है, चकला भी है, तो टेढ़ा मेढ़ा ना गोल दीपक बनी तो चौखंटा बन जाई, लेकिन बनी जरूर। और यदि आपके पास कौशल है तो बेहतर गोल दीपक और सुंदर दीपक आप बनाएंगे और जा करके एक विकास, अर्थव्यवस्था की समृद्धि से विकसित में बदल जाएंगे। तो हमको जो समझाना था आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, तो आपने क्या क्या देखा? आपने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। अब हम देखेंगे आर्थिक विकास के संबंध में प्रमुख विचार क्या क्या थे। आर्थिक विकास के लिए जो विचार होता है ये दो तरह का होता है। आर्थिक विकास के लिए जो विचार है वो दो तरह का होगा। एक होगा परंपरावादी और एक होगा नया विचार, जिसे आप आधुनिक कह सकते हैं। वैसे फिलहाल आधुनिक दोनों है, लेकिन आधुनिक में भी आधुनिक है नया विचार। तो क्या परंपरावादी हो सकता है और आर्थिक विकास के संबंध में चुनौतियों के आधार पर क्या क्या हो सकता है? तो परंपरावादी के अंतर्गत, परंपरावादी में अब एक विकासशील देश को विकसित होने के लिए या एक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मानक क्या होता है? परंपरावादी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये जो स्ट्रक्चर है मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आप, जिस तरह कि मैंने पहले बता दिया है, कृषि आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है, मत्स्यन आता है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। अब यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक समझिए। अगर अर्थव्यवस्था विकसित हो रहा है तो प्राथमिक को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के रूप में आप समझिए। इसका जो तीसरा सेक्टर है, सेवा क्षेत्र जो है, सर्विस सेक्टर, ये बढ़ेगा और ये क्रमशः घटेगा, और जैसे जैसे बढ़े घटेगा ये मध्य में रहेगा, बढ़ता भी रहेगा, घटता भी रहेगा, मतलब मध्य में रहेगा, बढ़ेगा ही। यदि इस आकार में चल रहा है तो आप परंपरावादी रूप में विकास कर रहे हैं। जैसे वर्तमान में भारत की स्थिति में ले लें
जो भारत की स्थिति है वर्तमान में वो ले लेते हैं हम। जो कृषि क्षेत्र है वो लगभग 18 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, तो 18% ले लेते हैं। सेवा क्षेत्र है लगभग 54% है, 54 से 55%। और जितना बचा लगभग में जो द्वितीयक क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र, लगभग 32% के आसपास से 26% तक बना हुआ है। अब इस स्थिति में हम चल रहे हैं, तो हम तो जो ये मानक है इस मानक में खड़े हैं, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, हम विकसित अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ है भाई? सर्विस सेक्टर बढ़ रहा हो और कृषि क्षेत्र घट रहा हो। अब आपके दिमाग में एक बात यह आता होगा कि भाई कृषि क्षेत्र घट जाएगा तो खाएंगे कैसे, भोजन कैसे मिलेगा, खाद्य सुरक्षा का क्या होगा, गरीब मजदूर का क्या होगा? तो यही कॉन्सेप्ट मैं समझाने के लिए आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बढ़ेगा ही, ये घट रहा है किसके, इसके अपेक्षा घट रहा है। लेकिन इसे समझने के लिए अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए पूरा। हम जब आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से, तब हमारा कृषि क्षेत्र जो है लगभग 70 से 73% था। तो आप ये समझिए कि जब हम आज़ाद हुए थे तब हम गेहूं का अगर अनाज का उत्पादन करते थे 54 कुंटल। ये मानना है क्योंकि समझना है आपको, क्या आपको समझना है परंपरावादी और नई आर्थिक विकास के आधार को। 54 कुंटल और सर्विस सेक्टर हमारा था 1 से 11% और अनाज यानी कृषि क्षेत्र था लगभग 73%। अब क्या हमारा जब ये 73% से घट के 18% पे आ गया है, तो क्या 54 कुंटल से हम कम पैदा करने लगे हैं? नहीं। जब हम 54 कुंटल पैदा करते थे, आज हम पैदा करते हैं इससे कम से कम 15 गुना ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा पैदा करते हैं आज भी कृषि में। लेकिन जो सर्विस सेक्टर हमारा था वो बढ़ करके ही हो गया है 54% से 55%, क्योंकि ये भी 5 गुना तेजी से बढ़ा है। अब हमारा क्या हो गया है कि हम पहले सभी परिवार के सदस्य लगभग जो गांव में रहते थे उनमें 2 से 3 तिहाई सदस्य जो है लगभग 70 से 75% सदस्य किस पे आधारित थे? खेती करने पे आधारित थे। मान लीजिए 10 सदस्य हैं एक परिवार में, तो इनमें से 3 महिलाएं हैं, तो 3 महिलाओं में से एक महिला जो घर की सबसे उम्र दराज थी वो खेती में गई और इसमें बचे 7 लोग, 7 में से 6 यानी कि ये 7 लोग जो है, अब एक महिला और ये 7 लोग किस पे लगे हुए हैं? ये 7 लोग लगे हैं कृषि पर। अब एक व्यक्ति जो है चला गया शहर, क्या चलाता है? रिक्शा। अब ये रिक्शा चलाए या होटल में काम करे, रिक्शा चलाए, होटल में काम करे या गाड़ी चलाए, कुछ भी कर सकता है। लेकिन कृषि पर 10 में से 7 लोग लगे हैं और 2 लोग जो हैं, जो और बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर 70% लोग किस पे लगे हुए हैं? कृषि पे लगे हुए हैं। और केवल मात्र 10% लोग, 10%, एक व्यक्ति 10 का 10% हुआ, तो 10% लोग ही सर्विस में गए, यानी सर्विस सेक्टर, होटल में काम करने गए। अब स्थिति क्या हो गई है? आज भी खेती मेरे पास, तब भी खेती था 1 चकला, आज भी खेती है 1 चकला। लेकिन अब क्या है? अब इस 1 चकले में भाई विभाजन हुआ, बटे, तो हमारे मान लीजिए कई पीढ़ियाँ आ गई, 3 चकले हो गए और सदस्य आज भी 10 ही हैं। इसमें से 2 अलग लड़कियां गई तो शादी होकर क्या है, इसे कुल मिला करके
आज भी मान लीजिए अब 10 सदस्य ही हैं परिवार में, खेती भी इतना ही है, तो इसमें से क्या होगा कि अगर महिलाएं हैं 4, तो 4 महिलाओं में एक महिला हो सकता है सेवा क्षेत्र में जुड़ी हो, एक महिला जो है वो कृषि में जुड़ी हो, और 2 महिलाएं ऐसी हों कि जो केवल घरेलू काम कर रही हों। बचे यहाँ 6 लोग, तो जो अब 10 में से 4 निकाल दो, बचा 6 लोग। ये 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष में से एक बच्चा पढ़ रहा है, ये बचे 5 लोग। अब 5 में से 4 लोग बाहर कमाने चले गए और एक लोग क्या कर रहे हैं, कृषि पे लग गए। तो एक ये और एक महिला यानी 2 लोग कृषि में केवल लगे हुए हैं, और चकला एक उतना ही है, जमीन उतने ही खेती करने का। पहले ये 7 लोग लग करके कृषि में काम करते थे, तब उत्पादन होता था 5 कुंटल। आज भी 2 ही लोग इसमें लगे हुए हैं और उत्पादन हो रहा है लगभग 6 कुंटल मान लो। एक ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्योंकि संसाधन ज़्यादा है। अब 2 लोग लग गए हैं, मात्र 20% लोग लग करके उससे ज़्यादा उत्पादन कर ले रहे हैं, और यहाँ पे 40% लोग क्या हुआ, 40 और 1 50 यानी 5 लोग मतलब 50% लोग कहाँ चले गए, बाहर कमाने चले गए। यानी किस सेक्टर में चले गए, वो सेवा क्षेत्र में चले गए। जब सेवा क्षेत्र में चले गए तो जाहिर सी बात है कि सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है। तो इस तरह के मानक के आधार पर क्या हुआ है कि हमारी आर्थिक विकास बढ़ा। ये तो रहा हमारा परंपरागत विचार। परंपरागत विचार की अगर सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र घट, तो घटने का मतलब इस आधार पे घट रहा है। आज भी उत्पादन इनका ये है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया ज़्यादा, तो इसलिए 20% दिख रहा है। पहले जो 70% लोग कृषि पे लगे होते थे, अब केवल 20% लोग कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादन उससे ज़्यादा हो रहा है, क्षेत्र उतना ही है। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि कैसे सर्विस क्षेत्र में, होटल में काम करना, बस चलाना, गाड़ी चलाना, टेम्पो चलाना, बैंक में काम करना, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो सेवा क्षेत्र मतलब पढ़े लिखे कौशल युक्त जो लोग हैं उनके लिए है। भाई ड्राइविंग करना भी कौशल युक्त कार्य है। ड्राइविंग नहीं आएगा, लड़ा देगा आदमी, एक्सीडेंट करके तो किसी को मार देगा। अब नई विचारधारा में क्या है, नई विचारधारा कब से आया, 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में, मतलब 1980 ईस्वी में आर्थिक विकास की संकल्पना को पुनः परिभाषित किया गया। इसके पहले वही परंपरागत चल रहा था कि भाई सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र। अब क्या है, उसके बाद में फिर से परिभाषित किया गया और आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी, असमानता, बेरोजगारी का निवारण रखा गया। और इस दौर में आर्थिक विकास हेतु पुनर्वितरण के साथ समृद्धि का नारा दिया गया, जो कि मैं अभी बताया था आपको, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का। आर्थिक समृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। आर्थिक समृद्धि हो लेकिन आर्थिक विकास तभी संभव है। और आर्थिक विकास के लिए क्या करना होगा, अब ध्यान रहे, 1980 के बाद में आया कि गरीबी मिटाया गया कि नहीं, यहाँ पे असमानता कम हुआ कि नहीं, यहाँ पे बेरोजगारी कम हुआ कि नहीं। अब ये है क्या, अब ध्यान रखिए, देखिए, अगर भाई आप पहला प्रायोरिटी किसी व्यक्ति का क्या होता है, पहला प्रायोरिटी ये होता है कि वो खाना खाए। तो पहले किसके लिए कमाएगा, पहले भोजन के लिए कमाएगा। उसने कमाया कितना, 100 रुपया। 100 रुपये में उसके सदस्य हैं 4, तो वो क्या लाया, पहले 1 किलो आटा लाया, सब्जी लाया, तेल लाया, नमक लाया, ला करके भोजन बना, लोग खा लिए। फिर अगले दिन कमाना है। लेकिन जब व्यक्ति बेसिक भोजन के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है और जब वो कमाने लगेगा 200 रुपया, अब क्या सोचेगा, अब सोचेगा कि भाई मैं 100 रुपया खाने पे लगाऊंगा और 10 रुपया सेविंग करूंगा। भारत की बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। अगर पश्चिमी देशों में पैसा कम हो जाता है तो लोग ऋण लेते हैं
बैंकों से कि जब कमाएंगे तो देंगे, वहाँ बैंक देता भी है। हमारे यहाँ पैसा कम होता है, तो यदि हम 1 किलो प्याज कमाते हैं, 1 किलो प्याज लाते हैं, तो जब महंगा हो जाता है तो हम आधा किलो में काम चला लेते हैं। ये भारत की बहुत खूबसूरती है, बचत की खूबसूरती है भारत की। और इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के काम करती हैं। पुरुष हो जाएंगे, मर्द धक्का मारेंगे, सुनिए जाओ ला करके आओ। पुरुष के पास दिमाग नहीं होता इस मामले में। इस मामले में महिलाएं बहुत दिमाग की करती हैं। वो डिब्बा जो होता है ना, डिब्बा, चने का डिब्बा, दाल का डिब्बा, उसमें जा करके डाल देंगी, उसमें जा करके डाल देंगी। अब बचत के लिए महिलाएं क्या करती हैं, वो बहुत बुद्धिमान होती हैं। वो क्या करेंगी कि जो दाल का डिब्बा होता है उसमें पैसा बचा लेंगी, या दाल, एक मुट्ठा दाल हर दिन अलग निकाल के रखेंगी। तो सेविंग करने की जो प्रवृत्ति है भारत में, वो महिलाओं के पास में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा दिमाग होता है और ज़्यादा बेहतर से वो लगाती हैं। और उसके साथ साथ में जब सेविंग का आधार पूरा भारत पश्चिमी में देखा जाए, तो पश्चिमी में क्या है कि अगर पैसा ख़त्म हो गया तो बैंक वहाँ पे दे देगा। अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, तो वहाँ पे बैंक उनको ऋण दे देगा। भारत में मांगेंगे तो इतने भूखे नंगे लोग हैं यहाँ पर कि पैसे नहीं जाएगा, बैंक कितना देगा। तो यहाँ पे समझदारी महिलाएं दिखाती हैं। वो क्या करती हैं कि अगर 1 किलो प्याज की ज़रूरत है तो आधा किलो कर लेंगी, यानी कि वो अपने को एक सर्वाइवल के रूप में लाकर खड़ा कर देती हैं। और जब भारत में पैसा अगर 200 की ज़रूरत पड़ी तो 200 रुपया कमाने लगे तो 100 खाने पे चला गया। 10% के आसपास फिर अलग निकाल देंगे। और इससे जब बचेगा तब वो किस पे सोचेंगे, पढ़ाई पे सोचेंगे। और यदि और ज़्यादा कमाने लगे तब पढ़ाई के साथ साथ में और कुछ बेसिक आवश्यकताएं पूरा करने लगेंगे, बेसिक आवश्यकताएं पूरा करने लगेंगे। यानी कि बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तभी व्यक्ति अपने एक अगले स्टेप को सोचता है, जिसमें पढ़ाई का हो, दवाई का हो। दवाई तो उसकी मजबूरी होती है, कई बार नहीं होता है तो इंसान दवा के बगैर मर भी जाता है। एक व्यक्ति जब बेसिक ज़रूरत पूरा कर लेगा, उसके बाद वो अपने घर बनाने के लिए सोचेगा बड़ा, या अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचेगा, या और अन्य संसाधन। तो इसलिए आर्थिक जो वर्तमान संरचनाएं हैं, जो नई विचारधारा है, उस नई विचारधारा में विकास का मतलब हुआ कि गरीबी भी कम होनी चाहिए, असमानता भी कम होना चाहिए, बेरोजगारी भी कम होनी चाहिए, और समृद्धि यानी सतत विकास होना चाहिए। सतत विकास होना चाहिए, तब जाकर के आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत यानी विचारधारा को देखा गया, तब जाके माना जाएगा। यानी व्यष्टि समष्टि आर्थिक समृद्धि विकास और विकास की धारणाएं परंपरागत नई विचारधारा पर हम चर्चा की। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।